हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहेगी। तो आपका देखिए एग्जाम दिसंबर में होना है और अच्छे से तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और अपनी स्टडी भी करते रहिए और साथ साथ वीडियो बहुत जरूर देखते रहिए, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन है, इससे आपकी अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और भी जो चीजें हैं उससे अपडेट रहने के लिए भी जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। हॉब्स प्राकृतिक अधिकार, रॉबर्ट नॉजिक लिंग संबंधी अधिकार, अमर्त्य सेन अधिकारों का सामुदायिक परिप्रेक्ष्य और डी है मार्था नुसबॉम अधिकारों का बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, राइट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉब्स प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए सही है। देखिए हॉब्स प्राकृतिक अधिकार का समर्थन करता है और शेष जो अन्य विकल्प है वो असंगत हैं। और हॉब्स एक संविदावादी विचारक हैं, जैसा कि ये संविदावादी विचारक हैं हॉब्स। ठीक है, और हॉब्स ने निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसका? निरंकुश। ठीक है, संप्रभुता। तो निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का हॉब्स ने प्रतिपादन किया है और हॉब्स का मानना है कि यदि संप्रभु व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहा है तो प्रजा को यह अधिकार है कि वह शासक को पदच्युत कर दे, यानी पद से उसे हटा सकता है। प्रजा उसे हटा सकती है यदि राजा अपने कर्तव्यों का अच्छी तरीके से पालन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है अमर्त्य सेन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है वे पैरेटो अनुकूलम की सराहना करते हैं, वे संसाधनों की समता के बजाय क्षमताओं पर जोर देते हैं। कौन सा सही है, फर्स्ट सेकेंड या दोनों, कौन सा? ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल सेकेंड सही है। ठीक है, ये सही है, यानी ये संसाधन जो है उनकी समता की बजाय क्षमता जो है उस पर जोर देते हैं। ठीक है, 1998 अमर्त्य सेन को, कब? 1998। ठीक है, 1998 में अमर्त्य सेन को अकाल का अर्थशास्त्र, ठीक है, किस पुस्तक? अकाल का, ठीक है, अकाल होगा, अकाल का अर्थशास्त्र, कब? 1998 में अकाल का अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है इन्हें, अमर्त्य सेन को। ठीक है, और 1963 और 1971 के बीच दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने पढ़ाया है। कब से कब तक? 1963 से 1971, ठीक है, के बीच दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे ये, और सेन बहुत सारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के विद्वान के सहयोगी भी रह चुके हैं, अमर्त्य सेन। चलिए थर्ड क्वेश्चन है शेवरटन उपेक्षित यानी वर्ग की राय के अनुसार राज्य का कार्य प्रोत्साहन देना है। प्रभावशाली वर्ग के हितों को, हाशिए पर खड़े समुदाय के हितों को, शासक जो वर्ग है उनके हितों को, या विशिष्ट जो वर्ग है उनके हितों को? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाशिए पर खड़े समुदायों के हितों को। ठीक है, देखिए इनके अनुसार उपेक्षित वर्ग यानी शेवरटन के अनुसार कि राय के अनुसार राज्य का प्रभुत्व कार्य हाशिए पर खड़े समुदाय को हितों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। फोर क्वेश्चन है जॉन राल्स के सिद्धांत से संबंधित पदावली नहीं है। अज्ञानता का पर्दा, लौकीय परंतु, मूल स्थिति, विशेष पूर्वता, क्रम। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो लौकीय परंतु जॉन रॉल्स के सिद्धांत से संबंधित पदावली नहीं है, बाकी अज्ञानता का पर्दा, मूल स्थिति और विशेष पूर्वता क्रम जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत से संबंधित है सब। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी जो नहीं संबंधित है। नेक्स्ट है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला पॉइंट है निष्पक्षता के रूप में न्याय की संभावनाओं को कम कर देता है क्योंकि वह बहुमत के हित का संरक्षण करता है। सेकेंड है निष्पक्षता के रूप में न्याय सभी विवेकशील मनुष्यों द्वारा स्वीकृत किए जाने की क्षमता रखता है, चाहे उनके अन्य विचार कितने भी भिन्न हो। थर्ड है निष्पक्षता के रूप में न्याय परस्पर व्यापी मैत्य का प्रयोजन बन सकता है। ठीक है, और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, यानी सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ये सेकंड और थर्ड ये सही है केवल। ठीक है, देखो जॉन रॉल्स के न्याय के संबंध में जो उपरोक्त कथन है वो थर्ड सेकंड सही है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक क्या कहा है, इसे भी नोट करें, शुद्ध प्रक्रियात्मक। ठीक है, तो शुद्ध प्रक्रियात्मक इन्होंने न्याय कहा है, किसने, जॉन रॉल्स ने। और उसका मतलब है कि जब न्याय के ये सिद्धांत सर्वसम्मति से यानी सबकी सम्मति से सबके मत से जब स्वीकार किए ले जाते हैं, एक्सपेक्ट कर लिए जाते हैं, तब इनके प्रयोग के फलस्वरूप जो भी वितरण व्यवस्था है, ठीक है, वितरण व्यवस्था अस्तित्व में आती है वह क्या होती है, अनिवार्यतः वह क्या होगी, न्यायपूर्ण होगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 क्वेश्चन है सकारात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसी खास समूह को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, पहला पॉइंट है जैसा कि। दूसरा पॉइंट है कि किसी सुविधा वंचित समूह को उस स्तर तक उठाना जहां से वह समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबर की प्रतिस्पर्धा में आ सके, या गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, या वर्ग हित का संवर्धन करना। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और कब आया है ये, ठीक है, और ये आया है 2019 में। ठीक है, चलिए, और यहाँ का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी सुविधा वंचित समूह को उस स्तर तक उठाना जहां से वह समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबर की प्रतिस्पर्धा में आ सके। ठीक है, सकारात्मक विभेद। ठीक है, यानी ठीक है सकारात्मक विभेद। और देखिए जिसे कनाडा में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इक्विटी, भारत और नेपाल में आरक्षण और यूके में पॉजिटिव एक्शन भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, और किसी सुविधा वंचित समूह को उस स्तर तक उठाना जहां से वह समाज के जो अन्य वर्ग हैं उनके साथ बराबर की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें आ सके। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 है वंदना शिवा निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती है, तो उत्तराधुनिकतावादी, मार्क्सवादी, पर्यावरण हितैषी, नारीवादी, इको फेमिनिस्ट है, या रूढ़िवादी। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, तो वंदना शिवा जो है पर्यावरण हितैषी है, नारीवादी है, इको फेमिनिस्ट है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 8 क्वेश्चन है जाति प्रथा का तत्व है चेतनाबोध, आधुनिकतावाद, राजनीतिकरण, संप्रदायवाद, क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा चेतना बोध। तो जाति प्रथा का प्रमुख तत्व चेतना बोध है और एक ही जाति के लोगों द्वारा संगठित होकर सार्वजनिक, ठीक है, प्रक्रिया में भागीदारी करना, प्रक्रिया में भागीदारी करना तथा अपनी ही जाति के लोगों के बीच या मध्य संवेगात्मक जुड़ाव चेतना बोध का ही परिणाम है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा जाति प्रथा का तत्व चेतना बोध। 9 क्वेश्चन है बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, क्यूबा में। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा कहाँ नहीं पाई जाती है, तो क्यूबा में नहीं पाई जाती है बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था से मतलब है कि जब किसी देश की राजनीति में काफी
बड़ी संख्या में, ठीक है, राजनीतिक दल हों, ठीक है, और सत्ता में उसकी भागीदारी हो तो उसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। जैसे यूरोप है, फ्रांस है, अपना हमारा देश भारत है, और जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, इस सब में क्या है, बहुदलीय प्रणाली है, ठीक है। इन सब में क्या है, बहुदलीय प्रणाली है। हमारे यहाँ बहुत सारे दल हैं। और क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन होने के कारण एक दलीय शासन प्रणाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक दलीय शासन प्रणाली है, ठीक है। और राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा क्यूबा। 10 क्वेश्चन है, आधुनिक राज्यों में स्थित समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है स्थिति, ठीक है। आधुनिक जो राज्य हैं उनकी जो स्थिति है वो कैसी होती जा रही है, स्थित नहीं स्थिति होगा, समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। कथन किसका, बार्कर का, लॉर्ड ब्राइस, डुअर्जर या थॉमस एयर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, बार्कर, अर्नेस्ट बर्गर। तो अर्नेस्ट बर्गर ने व्यक्ति के स्थान पर समुदाय को राज्य का इकाई माना है। इन्होंने क्या कहा है, व्यक्ति को नहीं बल्कि इन्होंने किसको, समुदाय को, ठीक है, समुदाय को इन्होंने क्या माना है, राज्य की इकाई माना है, ठीक है। किसने, अर्नेस्ट बर्गर ने। और यही कारण है कि उनके अनुसार अब प्रश्न व्यक्ति बनाम राज्य नहीं वरन समुदाय बनाम राज्य, यानी व्यक्ति बनाम राज्य न होकर, ठीक है, राज्य नहीं बल्कि समुदाय बनाम राज्य, ठीक है। तो व्यक्ति बनाम राज्य नहीं बल्कि वरन समुदाय बनाम राज्य का हो गया है। और मालूम है कि आपको कि बारकर सामुदायिक अत्याचार से व्यक्ति की रक्षा करने का कार्य इन्होंने राज्य को बताया है, यानी सामुदायिक जो अत्याचार है उससे व्यक्ति की रक्षा करने का दायित्व किसका है, कार्य किसका है, राज्य का है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, अर्नेस्ट बर्गर। नेक्स्ट है, सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है उदारवाद की, मार्क्सवाद की, सर्वाधिकारवाद की या प्रत्ययवाद की। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्ययवाद, ठीक है। तो समुदायवाद की संकल्पना व्यक्ति की स्थिति और उद्देश्यों के बारे में व्यक्तिवाद या उदारवाद की मान्यताएं उनसे क्या है, अलग जो है दृष्टिकोण रखता है, ठीक है। और यह विचारधारा प्रत्ययवाद, यानी आप प्रत्ययवाद कहें या आदर्शवाद कह सकते हैं। तो प्रत्ययवाद व आदर्शवाद की एक प्रमुख धारा है, ठीक है, एक प्रमुख क्या है, धारा है। और समुदायवाद के चिंतन से जुड़े हुए आरंभिक संकेत हीगल, ग्रीन के विचारों में मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग बहुत महत्वपूर्ण जो है ये आदर्शवादी है। और ग्रीन के विचार, हीगल और टीएच ग्रीन के विचारों में मिलते हैं। और इसके समकालीन जो प्रवर्तक हैं उसमें एल्डेयर, मैकी टायर, माइकल सैंडल, माइकल वाल्जर और चार्ल्स टेलर के भी नाम उल्लेखनीय हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, प्रभुत्व की अवधारणा किससे संबंधित है, लेनिन से, माओ से, ग्रामशी से, मार्क्स से। और राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, ठीक है, प्रभुत्व की अवधारणा का संबंध किससे है, तो राइट ऑप्शन ग्रामशी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ग्रामशी ने प्राधान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और प्राधान्य सिद्धांत के अनुसार आधुनिक जो बुजुर्गा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो बुजुर्गा समाज की दृढ़ता का मुख्य स्रोत शासक वर्गों का प्राधान्य है जो उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता से दिखाई देता है या परिलक्षित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रॉबर्ट डहल द्वारा निम्नलिखित में से किस राजनीतिक अवधारणाओं को प्रतिपादित किया गया है, बहुशासन, द्विशासन, निर्भरता सिद्धांत या वेदांत। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुशासन। तो रॉबर्ट डहल द्वारा बहुशासन राजनीतिक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। चलिए 14 क्वेश्चन है और बिल्कुल पढ़ाई में लापरवाही ना करें प्लीज, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें।
वेल्थ ऑफ नेशंस। 14 क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं तो आपको पता भी होगा, आसान क्वेश्चन है। रस्किन, कॉलरिज, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, और राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, एडम स्मिथ। तो वेल्थ ऑफ नेशंस ये 1776 के लेखक एडम स्मिथ है, और एडम स्मिथ अहस्तक्षेपवादी उदारवादी थे। क्या थे? अहस्तक्षेपवादी उदारवादी। ठीक है, ये हस्तक्षेपवादी उदारवादी थे, और हस्तक्षेपवादियों के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप राज्य आर्थिक गतिविधियों में नहीं होना चाहिए, यानी राज्य का हस्तक्षेप जो आर्थिक गतिविधियां हैं, ठीक है, इकोनॉमिक जो वो है, उनमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होना चाहिए? बाजार द्वारा होना चाहिए, मार्केट द्वारा होना चाहिए। और जिसे एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ की संज्ञा दी, तो इन्होंने इसको क्या कहा है? अदृश्य, यानी दिखाई न देना, तो अदृश्य हाथ की संज्ञा दी है। और इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ देने से समूचे समाज का भला हो जाएगा। तो एडम स्मिथ ने कहा कि सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ दो, और सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ देने से क्या होगा? समूचा जो समाज होगा उन सब का भला होगा। ठीक। 15 क्वेश्चन है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का लेखक कौन है? एवी डाइसी, हर्बन फाइनर, आरजी गेटल, एफडब्ल्यू विलोबी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एवी डाइसी। तो लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक एवी डाइसी हैं। ठीक है, और उनकी और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो बुक बता रही हूं ये है 1885। ठीक है, क्या नाम है इसका? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 1885। और लेक्चर्स ऑन द रिलेशन बिटवीन लॉ, 1905। उसके बाद है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, स्टडीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफ्लेक्शन लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, तो ये सारी इनकी एवी डाइसी की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं। चलिए, सूचना अधिकार अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है? कानूनी अधिकार, राजनैतिक सुधार, कानूनी सुधार। ठीक है, कानूनी सुधार होगा यहाँ पे, अधिकार नहीं। ठीक है, कानूनी सुधार और राजनीतिक सुधार। तो कानूनी सुधार, राजनीतिक सुधार, सामाजिक अखंडता और पारदर्शी प्रशासन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, पारदर्शी प्रशासन, यानी सूचना का अधिकार जो अधिनियम है प्रशासन में खुलापन और पारदर्शिता लाने के लिए। ठीक है, पारदर्शिता लाने के लिए और खुलापन लाने के लिए ये पारित किया गया था इस उद्देश्य से। और सूचना का अधिकार संसद के द्वारा 2005 में पारित किया गया, और उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि देश की जनता को अपने लोक पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से जो किया गया, ये कब पारित किया गया था? 2005 में। और यानी जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि देश की जो जनता है, हम लोग हैं जो, उनको अपने लोक पदाधिकारी जो हैं उनके द्वारा जो सार्वजनिक रूप से किए गए कार्य हैं, ठीक है, उनके बारे में जानने का हमें बिल्कुल अधिकार है। सूचना के अधिकार के तहत हमें हर चीज जानने का अधिकार है कि कोई कार्य हुआ तो हम उसे पूछ सकते हैं कि यह कार्य हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, किस प्रकार से हुआ, क्या फायदे हुए, क्या नुकसान है। तो हमें जानने का बहुत, ये जो है जो भी अधिकारी हैं उनके कार्यों का हमें जानने का अधिकार है। राइट ऑप्शन डी। 17 क्वेश्चन है, भारतीय कानून में पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है? द टोक्यो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1975, द रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, द एंटी ऑफ राइट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एक्ट 1981, द जेनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960। ठीक है, एक बार आप इसे जरूर से थोड़ा सा सारे इंग्लिश में जरूर देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, मैंने लिखा नहीं इंग्लिश में।
तो इंग्लिश में एक बार जरूर देख लीजिएगा सारे नाम, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है हल्का फुल्का। और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय कानून में पूर्ण रूप से आंशिक रूप से द रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं किया गया है जिसको शामिल। ठीक है, और यह एक संधि है। ठीक है, मालूम हो आपको कि यह जो है क्या है, ये संधि है जो 17 जुलाई को, ठीक है, 17 जुलाई 1998 को अस्तित्व में आई थी और 1 जुलाई से लागू हुई थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है शक्ति पृथक्करण व्यक्ति स्वतंत्र को प्रत्याभूत करता है। दूसरा पॉइंट है यह सिद्धांत फ्रांसीसी राजनीति के उनके अवलोकनों पर आधारित था। क्या सही हो सकता है इसमें से बताइए? केवल फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट सेकंड दोनों, या तो दोनों नहीं सही है। तो राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही है। शक्ति पृथक्करण व्यक्ति स्वतंत्र को प्रत्याभूत करता है। ठीक है, और यह सिद्धांत शासन के अंगों को निरंकुश होने से क्या करती है, बचाती है। ठीक है, निरंकुश होने से बचाती है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या होता है, हनन, ठीक है, नहीं होता है। यानी जो व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 19 निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था? विजय लक्ष्मी पंडित, एन सिन्हा, सरोजिनी नायडू, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू जो थी वो प्रथम राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो है वो है आनंदीबेन। ठीक है, आनंदीबेन पटेल है। चलिए 20 और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है? मध्यकारिता, सामीप्य, स्वेच्छा, दया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा स्वेच्छा। तो स्वेच्छा, ठीक है, नागरिक समाज की क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता है। और नागरिक समाज सरकार द्वारा समर्पित संरचनाओं और राज्य की राजनीतिक प्रणाली के लिहाज किए बिना और बाजार की वाणिज्यिक संस्थाओं से बिल्कुल अलग क्रियात्मक समाज के आधार को रूप देने वाले स्वैच्छिक नागरिक और सामाजिक संगठनों और संस्थानों के समग्रता से बना है। ठीक है, तो सामाजिक जो संगठन है, तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी स्वेच्छा। ठीक है, और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई, और पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।